औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बढ़ी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर, जिसमें एक बात हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर जो सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम दो वेक्टर को ज़रब दें और आंसर आ जाए स्केलर क्वांटिटी, तो बड़ी इसको हमने नाम दिया था किस चीज़ का, स्केलर प्रोडक्ट का। अगर हम एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर अगर आ जाए वेक्टर क्वांटिटी, तो इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं दिस इज़ नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग जनरली, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जब हम बात कर रहे थे वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो एक ही डायरेक्शन में बात की थी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्क हुआ था। लेकिन जब हमने परपेंडिकुलर बात की थी तो आंसर कितना आ रहा था, बड़ी ज़ीरो। वो कल हम लोगों ने कैलकुलेशन में भी देख ली है। दूसरी बात मैंने की थी आप लोगों के साथ टार्क की। टार्क में हमने कहा था एक मूवमेंट आर्म होती है और फोर्स होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर थे, और हमने कहा नट की सिमत किधर थी, वो तीसरी सिमत में थी। तो वहाँ हमने डिसाइड किया था कि दो वेक्टर को ज़रब दिया, आंसर आ गया टार्क। तो वहाँ पे क्योंकि एंगल 90 था, तो बेटिए वहाँ पे हमने एक साइन इस्तेमाल किया था करास का। इसलिए इस प्रोडक्ट को जिसमें दो वेक्टर को ज़रब दो और आंसर वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं जी वेक्टर प्रोडक्ट का, और दूसरा नाम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। तीसरी बात, अगर दो वेक्टर इन प्लेन है तो तीसरा क्योंकि अपोजिट साइड पे होगा, तो हमने कहा था अगर कोई एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर हैं तो तीसरा अगर इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए एक और नाम भी हम बेटी इसको दे चुके हैं, उसको हमने नाम दिया था आउटर प्रोडक्ट का। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में काज क्यों आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन क्यों आता है। तो यहाँ ये यही कहता है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। अब वो कहते हैं कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इन दो का वो क्रॉस प्रोडक्ट लेता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी बड़ी किसके बराबर आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब मसला ये है कि ए भी मैग्नीट्यूड है, नंबर है, बी भी मैग्नीट्यूड है, कोई नंबर है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, वो भी नंबर है। अब यहाँ पे मसला ये है कि डायरेक्शन, हमने कहा दो वेक्टर को ज़रब दो और आंसर वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए, तो ये तो ए बी साइन थीटा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मान रही थी, तो हमें साथ उस वेक्टर की डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर बढ़िया इस्तेमाल किया एन कैप का। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर की क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है। तो अब दो का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एक तीसरी क्वांटिटी आएगा, और वो तीसरी क्वांटिटी इन दोनों के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बेटिए आप लोगों को याद होगा हमने पोजीशन के लिए आर यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया था और नॉर्मल के लिए कौन सा इस्तेमाल किया था, एन कैप। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी का जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, उन दोनों के ऊपर नॉर्मल होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और वो कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, एन कैप। एन कैप बेसिकली ए और बी दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। साइड पे फिगर बड़ी बनी हुई है, इसको ज़रा गौर से देखें। ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके दरमियान क्या होगा, कोई एंगल है, और इसका रिजल्टेंट हमने कहा जी किधर होगा, वो तीसरी सिमत में है, वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। ऊपर देखें तो ए क्रॉस बी के साथ एन की डायरेक्शन लिखी हुई है, तो ए क्रॉस बी का जो रिज़ल्ट होगा वो इन दोनों के ऊपर बड़ी नॉर्मल होगा। इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया, एन कैप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया। दूसरी बात, एक बात मैं पहले कह चुका हूँ कि कन्वेंशनली पूरी फिजिक्स को आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब देखो ए टू बी की तरफ चलोगे तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे वैसे थंब रूल इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं बड़ी राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, अगर उसका जो थंब है उसकी डायरेक्शन को अपवर्ड करेंगे तो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। आपकी फिंगर्स को अगर रोटेट करेंगे तो क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, और थंब की डायरेक्शन किधर बनेगी बड़ी, अपवर्ड। अगर ए टू बी चलूँ तो सेम इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्टेंट क्या होगा, वो अपवर्ड होगा। अगर मैं दो फिंगर्स को ऐसे
परपेंडिकुलर रखूं तो तीसरे का रिजल्ट भी क्या होगा, उन दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। तो इस तरह करके हम किसी भी वेक्टर की जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है उसकी रिजल्टेंट को हमेशा थंब रूल से, या इसको बड़ी नाम देते हैं किस चीज़ से, राइट हैंड रूल से इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि वेक्टर एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा एंड यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट दी। अब यहाँ पे यही समझाना चाहता है कि ये भी शार्ट क्वेश्चन में आ चुका है कि राइट हैंड रूल, तो बड़ी आपने याद रखना है कि हम राइट हैंड रूल की मदद से क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट की फाइंड कर सकते हैं। वो कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैन बी फाउंड बाय किस रूल के साथ, राइट हैंड रूल, या इसे थंब रूल भी कहते हैं। जी बेटी इस फिगर के अंदर पहले मैंने कहा था कि आप लोगों ने कैसे चलना है जी, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम इसी राइट हैंड रूल के थंब को डाउनवर्ड करें तो फिंगर को आप रोटेट करवाएं तो वो कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी। अब उसमें फ़र्क ये था कि उसमें एन की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो बड़ी अपवर्ड टेकन एज ए पॉजिटिव। अब यहाँ पे एन की डायरेक्शन या इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो किधर है, डाउनवर्ड है। अगर डाउनवर्ड है तो लाजमी बात है उसके साथ बड़ी कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करोगे, माइनस एन के, अपवर्ड टेकन एज ए पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड टेकन एज ए नेगेटिव। अब यहाँ पे यही कहते हैं राइट हैंड रूल, वो कहते हैं जॉइन द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर टू डिफाइन ए प्लेन ऑफ वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वो दोनों किसके अंदर है, प्लेन के अंदर है। रोटेट वेक्टर ए एंड बी थ्रू स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। हम दो वेक्टर को आपस में ऐसे रोटेट करवाते हैं जिस तरह फिंगर ऐसे मूव कर रही होती हैं। वो कहते हैं कि कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड शोज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेसिकली जैसे ही हम दो फिंगर को ऐसे सारी फिंगर को रोटेट करवाएं तो कर्ल ऑफ फिंगर्स बड़ी क्या बनेगी, उस फिंगर को अगर हम अपनी तरफ रोटेट करवाएं तो कर्ल ऑफ फिंगर शोज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड राइट थंब शोज किस चीज़ को बड़ी, आप लोगों के इस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट को शो करवाएगा। अब पहली बात, अगर हम थंब की डायरेक्शन को अपवर्ड लेंगे तो आप लोगों की कर्ल ऑफ फिंगर जो रोटेट करेंगी वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगी। अगर हम थंब को डाउनवर्ड करेंगे तो कर्ल ऑफ फिंगर को अगर हम रोटेट करवाएं अपनी सिमत में तो वो हमेशा कैसे करेंगी, बड़ी क्लॉकवाइज करेंगी। तो इसमें सिर्फ ये डायरेक्शन का ख्याल रखना है, अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड को क्या लेना है, नेगेटिव। ये इसको फिर मज़ीद जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें भी देख लेते हैं। बेटी फिर इसकी दो तीन एग्जांपल्स हैं। पहली टार्क वाली, टार्क इज इक्वल टू किसके बराबर, आर क्रॉस एफ। आर मूवमेंट आर, फोर्स आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर को ज़रब दिया, आंसर आ गया टार्क। टार्क बड़ी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने इसको नाम दिया था दिस इज़ नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरी बड़ी फोर्स है, ये चार्ज टू मास रेशो मालूम करने के लिए शायद आप लोगों ने स्टडी किया हो। उसके अंदर हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजते हैं तो वो क्या करता है, सर्कल में घूमना शुरू कर देता है। तो इसमें इक्वेशन है फोर्स की, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है Q इंटू वी क्रॉस बी। वी बेसिकली वेलोसिटी है और बी क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाया हम लोगों ने तो आंसर आ गया फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने कहा इस प्रोडक्ट को नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। बट इसकी जो थर्ड एग्जांपल, उसमें एंगुलर मोमेंटम है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी के बराबर। P लीनियर मोमेंटम है और दूसरा R उसी तरह ये क्या नाम है, मूवमेंट आर्म हो गया। तो इन दो वेक्टर को ज़रब दिया है तो आंसर बेसिकली क्या आ गया आपके पास, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम में हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तीन एग्जांपलें आप लोगों ने याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है कि दो वेक्टर का ज़रब दो, दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करो और अगर आंसर आ जाए वेक्टर क्वांटिटी तो इस प्रोडक्ट को हमने नाम दिया था वेक्टर प्रोडक्ट का। ये मेरी पहली कैरेक्टरिस्टिक जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो हमेशा ये कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक तो डिफ़ाइन करवाओ वेक्टर प्रोडक्ट, फिर वो कहता है इसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर बतानी है। ये पहली बेटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। वो बेटी ये आएगा हमेशा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप।
लेकिन जब हम बी क्रॉस ए की बात करेंगे, ए क्रॉस बी, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर थी, अपवर्ड थी। लेकिन जब हम बी क्रॉस ए की बात करें, जिस तरह इधर फिगर में बनी हुई है, तो बी से ए की तरफ चलेंगे, तो इसका मतलब हम कैसे चल रहे हैं बेटी, क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड के साथ हम क्या लगा लेंगे, उसके साथ माइनस एन जी। यहाँ पे भी यही किया गया है। ए क्रॉस बी किसके बराबर, ए बी साइन थीटा एन कैप, बी क्रॉस ए इक्वल टू बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप। फिर बेटी हम ये पढ़ चुके हैं कि ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए। 2 ज़रब 3 करो या 3 ज़रब 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, बी क्रॉस ए इक्वल टू बी ए साइन थीटा माइनस एन को बाहर कॉमन लिया जा सकता था, तो ए बी साइन ऑफ थीटा, और ए बी साइन थीटा ऊपर हम पढ़ चुके हैं ए क्रॉस बी के बराबर है। तो आप लोगों का बड़ी आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस, ये बात एमसीक्यूज में आ चुकी है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये बड़ी दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, लेकिन ए क्रॉस बी इक्वल हो सकता है किसके, माइनस बी क्रॉस ए के। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप लोगों की वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती जी। नेक्स्ट बड़ी सेम उसी फुटेज के ऊपर सबसे पहले परपेंडिकुलर देख लेते हैं, फिर आप लोग पैरेलल देख लेंगे, फिर उसी तरह एंटी पैरेलल देख लेंगे, सेम उसी तरह आप एंगल की बात करनी। सिर्फ आप लोगों को इक्वेशन याद हो, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, उधर डॉट प्रोडक्ट में ए बी कास थीटा, सिर्फ चंद वैल्यूज़ डाल के हम लोग 4-5 प्रॉपर्टीज ऐसे कर सकते हैं जी। पहली नेक्स्ट सेकंड है जी परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर बड़ी वेक्टर्स आप लोगों के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, वो कहता है अब उसमें हमने कहा था परपेंडिकुलर, जब मैं ऊपर से फोर्स लगाता था डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल 90 था, आंसर 0 आ रहा था। इसमें उल्टा आ रहा है। हमने कहा था टार्क कब मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, जब फोर्स और मूवमेंट आर में एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हमेशा 90 के एंगल के ऊपर आती है। वो कहते हैं दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर व्हेन एंगल थीटा कितना है बड़ी, 90, देन मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 एन कैप। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैप। अब आप लोग एन कैप की समझ आ गई है कि यहाँ पे एन कैप बेसिकली वो जो रिज़ल्ट है उसकी डायरेक्शन है। वो जो प्रोडक्ट आया है दो वेक्टर का, उसके साथ अगर एन कैप लगा देंगे तो बेसिकली मकसद ये था कि दो वेक्टर का आंसर वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए। तो अब इस केस के अंदर बड़ी क्या आ रहा है, आप लोगों का आंसर वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। फिर उसी तरह अब आगे ये ख्याल रखना है, इन केस अब यूनिट वेक्टर के अंदर एंटी क्लॉक वाइज बड़ी चलेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्लॉक वाइज चलेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। दूसरी बात ये याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आई क्रॉस जे करूँगा तो आंसर किधर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों के ऊपर। तो परपेंडिकुलर होगा तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी बड़ी, हमेशा के की सिमत में होगी। ये पॉइंट्स भी आप लोगों ने याद रखना है। आई क्रॉस जे करूँ मैं, आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा, हमेशा के आएगा। आई क्रॉस जे का आंसर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो आपने, आई जे के को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो एंटी क्लॉकवाइज बेटी जब भी हम चलते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आई क्रॉस जे का आंसर किधर होगा, हमने ये डिसाइड किया दो वेक्टर का आंसर उसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, और आई क्रॉस जे के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हमेशा के होगा। लेकिन जब मैं क्लॉकवाइज चलूँ, मैं इसी को चेंज करता हूँ कि मैं कहता हूँ नहीं मैं जे क्रॉस आई करता हूँ, तो बेटी अब आप चाह रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे जे क्रॉस आई का आंसर बेटी हमेशा क्या आएगा, आप लोगों का माइनस आई है, माइनस के आएगा। राइट हैंड रूल को फॉलो करना है, अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव। चलना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज आंसर पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज आंसर क्या आएगा आप लोगों का हमेशा नेगेटिव। आई क्रॉस जे का आंसर के, और जे क्रॉस आई का आंसर होगा के लेकिन माइनस के साथ आएगा जी। इसी तरह बेटे जी
जे क्रॉस के का आंसर क्या आएगा आई, और के क्रॉस आई का आंसर क्या आएगा जे। अब इनको उल्टा कर दो तो आई क्रॉस जे का के और जे क्रॉस आई का माइनस के, नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है जे क्रॉस के का आंसर आई और के क्रॉस जे का आंसर बड़ी रिवर्स क्या कितना आ जाएगा माइनस जे। इसी तरह के क्रॉस आई का आंसर जे और आई क्रॉस के का आंसर क्या आ जाएगा माइनस। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज आप लोगों ने क्या ले लेना है नेगेटिव। फिर बेटी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल में एंगल कितना होगा 0। अब यहाँ एक बात याद रखनी है कि मैं जब दो वेक्टर को ज़रब देता हूँ और वो दोनों पैरेलल हैं तो रिज़ल्ट किधर होगा। हमने कहा था कि पैरेलल, जब मैंने कहा था आप लोगों को डोर ओपन करके शायद बताया भी था कि एक ही सिमत में लगे फोर्स और मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन तो टार्क प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम तो कह चुके हैं दो वेक्टर को ज़रब दो और आंसर वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए, तो यहाँ पे बेटी आप लोगों का आंसर आएगा नल वेक्टर आएगा। ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखना है। अब देखो पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंगल कितना बेटी 0 और 180। ज़ीरो में हमने कहा जी कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0 एन कैप। तो आंसर बेटी कितना आ जाएगा साइन 0 0 होता है और आपके पास आंसर आ जाएगा जी किसके बराबर 0, या 0 के ऊपर वेक्टर का निशान बना लें या 0 को बोल्ड लिख लें तो क्या क्या बन जाएगा बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह एंटी पैरेलल होगा तो साइन 180 बेटी फिर कितना होता है आप लोगों का 0 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा अगेन नल वेक्टर। दो वेक्टर का ज़रब दो आंसर वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हमने नाम दिया किस चीज़ का जी नल वेक्टर जी। नेक्स्ट है आप लोगों की जी सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ का सेम के साथ एंगल फिर बेटी कितना बनेगा आप लोगों का 0। जब 0 बनेगा तो आपका आंसर अगेन क्या आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। सेम इसी तरह बेटी आई क्रॉस आई में एंगल 0 आंसर क्या आएगा नल वेक्टर। जे क्रॉस जे एंगल 0 आंसर क्या आएगा नल वेक्टर। के क्रॉस के का आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का अगेन नल वेक्टर आ जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर।